Welcome to the podcaster. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंदन सिंह फिर से आज आपके सामने एक नए व्यक्तित्व को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमारा खास इसलिए है क्योंकि आज तक हम आपके पास खेल या कला से जुड़े लोगों को आप तक पहुंचाते आए हैं। जो व्यक्तित्व हमारे साथ है वो CISF के एक उत्साही जवान है और बहुत उत्साह से अपने कार्य को करते हैं और उन्होंने हमारे अभी के आने वाले युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड सेट किया है। तो सारी बातें और उनकी उपलब्धियां सवाल दर सवाल मैं आप सभी के सामने रखूंगा, उनसे बात करूंगा। तो आप सभी के सामने मैं उनका स्वागत करता हूं। चंद्र कुमार साहू जी, आपका हमारे द पॉडकास्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों को मेरा दिल से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो चंद्र कुमार जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो ये इंटरेस्ट रहा है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये क्या आपको बचपन से ही हुआ कि या जब आपने स्कूलिंग कर ली, स्कूल क्रॉस कर लिया, तब आपको मतलब इंटरेस्ट कैसा है? इतना खूबसूरत आप काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे युवाओं को आप ये बातें बताएं कि पहले आपको ये रुचि कैसे आई, फिर आपने इसको कैसे दिशा दिया कि इस पे आपको आगे काम करना चाहिए। जैसा कि मुझे इस लाइन पे रुचि बचपन से ही थी और मैं इसमें जो है 13 साल 14 साल की उम्र से जो है मैं जागरूक होना शुरू हुआ। और प्रेरित मैं जो बताऊं कि तो मेरे स्वर्गीय श्री छन्नू लाल साहू मेरे दादा और मेरे पिताजी श्री जीवन लाल साहू जो छत्तीसगढ़ पुलिस में कार्यरत थे, मैं इन दोनों से प्रेरित होकर मैं अपने परिवार का तीसरा पीढ़ी हूँ। 2009 से मैं कार्य कर रहा हूँ CSF पे और मेरी जॉब जो है 16 साल हो चुकी है। तो चंद्र कुमार जी, इसी कड़ी में मैं आगे जानना चाहूंगा आपसे कि आप 12-13 साल की उम्र में जागरूक हो गए थे। तो क्या जब आपने स्कूल कर लिया तो उसके बाद आपने फोर्स में ज्वाइन करने के लिए आप कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरे? जैसे कोई आपने कोई एग्जाम दिलाया, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाया जिसमें आप सेलेक्ट होके फिर इस जगह पे पहुंचे, ये मैं जानना चाहूंगा। जैसा कि आपका सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पढ़ते पढ़ते ही मैं जो है इस जॉब में आया हूँ। और जब मैं इस जॉब पे आया था तो मैं उस समय 12th पढ़ रहा था। उस समय मेरा 12th क्लियर भी नहीं हुआ था। तो जब इस फोर्स में ज्वाइनिंग किया तो मैं 10th बेस से इस पर आया था और जो है यहीं पर मैं आगे बढ़ा और उसके बाद मेरे ज्वाइनिंग के बाद मेरा 12th का रिजल्ट आया था। चंद्र कुमार जी, मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो भर्ती की प्रक्रिया थी वो पूरी की और आप भर्ती हो गए। तो भर्ती होने के बाद आपकी ट्रेनिंग जो सेशन रहा है वो कहाँ रहा है और आपकी जो पहली जो पोस्टिंग थी वो कहाँ पे हुई, ये मैं जानना चाहूंगा। जैसा कि मेरी ट्रेनिंग 2009 में मैं 4 अक्टूबर को ज्वाइन किया था RTC आरकोनम तमिलनाडु पे। बड़ी कड़ी मेहनत के साथ मैंने वहाँ ट्रेनिंग पास किया और मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग जो थी वो दिल्ली मेट्रो पे थी और मैं दिल्ली मेट्रो में 5 साल बम स्क्वाड के पद पर कार्यरत था। वाह! चंद्र कुमार जी, ये सुन के मुझे बहुत ही एक गौरवान्वित फील हो रहा है मुझे कि आपने बम स्क्वाड में भी काम किया है। तो एक मन में एक जिज्ञासा जागी है कि बम स्क्वाड में जब आप काम कर रहे थे, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और क्या जब आप उस दौरान जब बम स्क्वाड में काम कर रहे थे, तो क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें कि बॉम्ब्स को जो भी डिसमेंटल किया जा सके, ऐसा कुछ सीन कभी आया? तो प्लीज हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसा कि मैंने ट्रेनिंग के बाद जब फर्स्ट पोस्टिंग मैं दिल्ली मेट्रो में 2010 में पहुंचा और उस समय कोर्स आई थी बम स्क्वाड की और मुझे सौभाग्य प्राप्त होता इस कम उम्र में मुझे बम स्क्वाड में कार्य करने का मौका मिला। हुई देश के बड़े यूनिट्स हमारी CSF की दिल्ली मेट्रो में बहुत सेंसिटिव यूनिट माना जाता है यहाँ पर डे उस समय मैं आपको बता दूं कि 30 लाख की पब्लिक डीलिंग होती थी पर डे। तो वहाँ पर मुझे कार्य करने का मौका मिला और मेरी टीम वर्क बहुत अच्छी थी और हमने बहुत अच्छा जोश और जुनून के साथ वहाँ काम किया था और किसी भी सिचुएशन में हम फेस को हैंडल किए थे। और मैं सौभाग्य मानता हूँ अपने आप को कि 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम में मुझे कार्य करने का मौका मिला और हम स्टेडियम के बाहर ही जो है हमने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर ही हमें जो है बहुत अच्छा कार्य करने का मौका मिला था। तो मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूंगा, स्पेशली उन दर्शकों से जो जो टीनेजर हैं और अभी करियर को लेके कुछ आगे सोचना चाह रहे हैं, कि जिस एज में आप आज की डेट में आप रील्स बना रहे हैं और ये फनी चीजों में इन्वॉल्व हैं, वहां पे चंद्र कुमार जी अपने मिशन को लेके टारगेटेड थे और काम कर रहे थे।
तो इस तरह से आप सभी को प्रेरणा लेना चाहिए कि चंद्र कुमार जी किस तरह से अपने काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो चंद्र कुमार जी, एक और एक जिज्ञासा मेरे मन में आ रही है, बार बार आपके हर जवाब के बाद मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। जो आपने बम स्क्वाड का काम किया दिल्ली में, उसके बाद और ऐसी कौन सी चुनौतीपूर्ण काम में आपको शामिल होना पड़ा जो आपके जहन में घर कर गई है, या आप बताना चाहते हैं, या एकदम रिमार्केबल हो जो आप बताना चाहते हैं? तो मैं जानना चाहूंगा कि दिल्ली मेट्रो के बाद और ऐसी कौन सी चुनौतीपूर्ण जगह पे आपका काम शुरू हुआ और आपने इसको कैसा अंजाम दिया? जैसा कि सर मैं आपको बताऊं, मेरी फिर दिल्ली मेट्रो के बहुत अच्छे अनुभव के बाद मैं डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स किया और मैं डेपुटेशन के तौर पर एनडीआरएफ में जो है मैं 7 साल कार्य रहा 2015 से 2022 तक। और जितना भी प्रकार का जो डिजास्टर आता है, मानव निर्मित द्वारा डिजास्टर और प्राकृतिक आपदाएं जो आती है, ये सारे डिजास्टर पे फेस करने का मौका मिला। जो कि हमारा एरिया था तमिलनाडु, केरला, अंडमान निकोबार, दीव, इस तरह के एरियाओं पे जो डिजास्टर बहुत आती है। जैसे कि साइक्लोन आपको बता दूं मैं, जैसे केरला पे लैंडस्लाइड बहुत होती थी, बोरवेल में बच्चा फंस जाना, या किसी ऐसे आपदाओं पे लोग फंसे रहते थे। जैसे मानव निर्मित द्वारा हादसा होता था, जैसे प्लेन क्रैश हो जाना, जो कि कालीकट पे एक बार जो हमारी प्लेन एक बार जो रनवे से उतर गई थी, वहाँ भी कार्य करने का मौका मिला। उसके बाद फिर ट्रेन एक्सीडेंट होती थी, वहाँ भी हमने कार्य करने का मौका मिला। बड़ी बिल्डिंगें भी कोलैप्स हो जाती थी, उस पर भी जो है हमारी टीम ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं उसमें अहम भूमिका मैं एक डॉग हैंडलर के रूप में रहा, और मैं 7 साल तक डॉग हैंडलर के साथ डॉग इंस्ट्रक्टर भी रहा। और कई बैचेस जो है डॉग तैयार किए हमने, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी सारे। और हमने सर्च एंड रेस्क्यू का डॉग काफ़ी तैयार कर डिजास्टर के प्रति हमने समर्पित किया। चंद्र कुमार जी, मेरा अगला सवाल ये डॉग्स को लेके ही था, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस आपके देखे हैं कि डॉग्स की ट्रेनिंग्स को लेके। तो आपने जो ये डॉग स्पॉट्स के बारे में आपने जो अभी जो मेंशन किया है, उसके बारे में जानना चाहूंगा कि इसकी रुचि आप में कब से आई? क्या आपके पास कोई पर्सनल डॉग भी रहा है जिसके साथ आपने मिलके काम किया है? तो ये बड़ा खूबसूरत एक अनुभव रहा, मैंने देखा कि जो वीडियो में मैंने देखा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस कार्य के प्रति रुचि कैसे है, और आपने कितने डॉग्स को ट्रेन किया है, और क्या वर्तमान में भी आपके पास कोई डॉग्स है? इस तरह की कोई चीजें आप कर रहे हैं? जैसे कि सर आपके बहुत अच्छे सवाल थे, और मैं आपको बताऊं कि मेरी रुचि डॉग के प्रति, जब हम दिल्ली मेट्रो में पोस्टेड थे तो हम बम स्क्वाड में थे, और बगैर डॉग के बगैर हम कार्य नहीं करते थे। और डॉग का बड़ा सहयोग होता है इस कार्य पे। तो वहीं से मेरी रुचि आई, और मैं जब पोस्टेड गया चेन्नई पे एनडीआरएफ पे, तो वहाँ पर मेरे सीओ साहब ने मुझे पूछा कि आपने क्या किया है, क्या है। तो मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन किया। तो मैंने, सर मैं बम स्क्वाड में कार्य था। तो उन्होंने बोला यहाँ तो बम स्क्वाड नहीं है, आपका फील्ड बड़ा अच्छा है, टेक्निकल है, तो आप डॉग स्क्वाड में जाइए। तो वहाँ से मैं प्रेरणा मिला और मुझे इस कोर्स पे भेजा गया। मुझे सीओ साहब से प्रेरणा मिला और मुझे डॉग कोर्स पे भेजा गया। और मैंने कड़ी मेहनत के साथ मैंने 2.5 साल का ये कोर्स किया। और ये इस फोर्स लाइन का सबसे बड़ा कोर्स है सर्च एंड रेस्क्यू डॉग का। तो मैंने उसको 2015 से लेकर 2017 तक यह कोर्स पे रहा। और मुझे जब मैं ट्रेनिंग पे गया तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट के द्वारा जो है मुझे लेब्राडोर मिला, और मेरा डॉग का नाम था नेहा, फीमेल डॉग था, और बड़ा चंचल अनुभवी डॉग था। और कई डेमोस्ट्रेशन और कई फील्ड पे हम जाते थे तो बड़े अच्छे उनके एक्टिविटीज़ थे, बड़े अच्छे रिजल्ट्स देते थे। और जिससे हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन टीम होती थी, सीएसएसआर की टीम को बड़ी रिलीफ मिलती थी कि वो ऐसे जगह पे वो काम करती थी मेरी डॉग, कि जहाँ बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और उस बिल्डिंग के अंदर जो आदमी दबे हुए हैं और उनकी सांसें चलते रहती थी, तो उस सिचुएशन पे उनकी महक लेकर जो है डॉग जो है इंडिकेट करता था कि यहाँ पर एक जिंदा व्यक्ति है। तो वहाँ पर इंडिकेट करते थे, और वहाँ से मेरी टीम जो है सीएसएसआर ऑपरेशन की टीम जो होती थी, वो वहाँ से सुरंग बनाकर उस जिंदा व्यक्ति को जो है निकालने का जो है पूरा काम में बड़ा सहयोग रहा है इस पर मेरा डॉग नेहा का। जैसा कि आपने बताया, पर्सनली डॉग्स बड़े इंटरेस्ट थे, और मेरे घर पे भी डॉग है सिब्बू, बड़ा चंचल और अच्छा डॉग है। तो कोशिश करते हैं उसको भी हम ट्रेन करें और आगे बढ़ाएं। चंद्र कुमार जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही। मेरे मन में एक और बात ये आ रही है कि एक ह्यूमन यानी इंसान को के साथ काम करना, उनको ट्रेन करना एक
बहुत इजी प्रोसेस है, क्योंकि इंसान की जो सीखने की शक्ति वो अलग होती है और जानवरों की अलग होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जानवरों को, यानी कि कुत्ते को आपने मतलब कैसे, कुत्तों कुत्तों का भी एक साइकोलॉजी होता है, तो आप किस तरह से उनकी साइकोलॉजी पे काम करते थे और कुत्तों को कैसे ट्रेन किया और कैसे प्रेरित किया आपने कि वो आपको मदद कर सके या आपकी टीम को मदद कर सके? ये मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा। मेरे दर्शकों को भी ये बात जरूर, मेरे दर्शकों को भी होगा कि किस तरह से कुत्तों को ट्रेन किया जाता है और कुत्ते बिल्कुल कैसे ह्यूमन कमांड को लेके आगे बढ़ते हैं। तो चंद्र कुमार जब जरूर ये बात बहुत अच्छे से हमें हमारी ऑडियंस को बताएं। बहुत अच्छा एक दोस्त माना जाता है डॉग को। और वो डॉग ऐसी चीज़ है कि इंसान एक बार धोखा दे सकता है, लेकिन आपके प्रति डॉग जो है कभी धोखा नहीं देगा। वो आपके लिए हमेशा समर्पित, आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और जैसे कि ट्रेनिंग पार्ट में आपने बताया कि मतलब डॉग को किस तरह से ट्रेन करना, तो मैं आपको बता दूं, डॉग एक बहुत फ्रैंकली होता है। वो एक लालच से सीखता है, एक प्यार से सीखता है। तो जब उसे लालच चाहिए होता है, चाहे खाने पीने, उसे क्या पसंदीदा चीज़ चाहिए, तो उस पसंदीदा चीज़ को हम दिखाकर हम उसकी ट्रेनिंग को पूरा करते हैं। और जब उन्हें प्यार चाहिए तो प्यार से भी हम ट्रेनिंग करते हैं। इस तरह का ट्रेनिंग का पार्ट होता है, चाहे हम उसको बैठाना हो, उठाना हो, सेकंड चाहिए हो, चाहे हम उसको नमस्ते करना हो, चाहे स्लिप बोले, चाहे वो रोल करे। ऐसे कई इवेंट्स होते हैं डॉग्स को। और सर्च के दौरान भी हम एक टॉय के माध्यम से कैसे व्यक्ति को ढूंढना है वो हम छुपा छुपा कर टॉय से फिर हम वुमेन्स में जाते हैं। वुमेन्स बॉडी के अंदर सेल्स जो गिरती है, उस सेल्स के माध्यम से ही हम डॉग को जो है उनके सेंट पावर को बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं और वहाँ से जो है रेस्क्यू डॉग को ट्रेंड करते हैं। वाह चंद्र कुमार जी, बहुत ही अच्छी बात कही। और हमारे दर्शकों को भी ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि घर में भी आपने जो बताया है, तो कोशिश करेंगे अपने पेट्स को ट्रेन करने में। चंद्र कुमार जी, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि आपकी जो अगली नियुक्ति कहाँ हुई, क्योंकि मैंने सुना था कि आप बस्तर संभाग में रहे हैं। तो उस दौरान जब आप थे, उस वक्त नक्सली जो गतिविधियां थी वहां पे कैसी रही, और आपने उन परिस्थितियों को कैसे हैंडल किया और किस तरह से आपने वहां पे अपनी जो सर्विस जो दी, वो मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वो बहुत कठिन परिस्थिति होती है जो मैंने सुना है वहां के बारे में। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में किरंदुल में पोस्टिंग हुई और मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे ही राज्य में मुझे सेवा करने का मौका मिला। और मैं 3 साल यहाँ एनएमडीसी में ही कार्यरत था, जहाँ की A1 क्लास के कच्चे लोहे निकलते हैं यहाँ पर। और वहाँ बड़े सेंसिटिव एरिया है। मैं आपको बताऊँ कि नीचे सिटी से 15 से 20 किलोमीटर हमारी जो है कैंप हुआ करती थी ऊपर पहाड़ पे, जहाँ की एक्सप्लोसिव बारूदें और नाना प्रकार की वहाँ एक्सप्लोसिव बारूद रखा रहता था, मैगजीन्स रहती थी। तो उसे लूटने के कगार पे नक्सलियाँ हमेशा घात बनाए रहते थे। और जहाँ हमारी कैंप थी वहाँ नीचे पूरे जो है नक्सलियों का गढ़ था, जहाँ चोलनार, पालनार, लोहा गाँव, डूमरपाल, इस तरह के नाना प्रकार के उनके गांव थे। और हिरोली मैगज़ीन, मैं आपको बताऊं कि हिरोली मैगज़ीन हमारी लूटी गई थी एक बार। हमारे कई जवान शहीद हुए थे इस पर। 19 टन एक्सप्लोसिव उन्होंने लूटकर वहाँ से ले गई थी धोखे से आड़ पर। उसके बाद सियासत बड़ा सशक्त रही वहाँ पर, बड़े अच्छे से सेवा दे रही है अभी भी वहाँ पर। और मैं वहाँ बता दूं कि ब्लास्टिंग टीम पर मैं कार्यरत था, क्यूआरटी टीम पे कार्यरत था। और मैं वहाँ 2.5 साल जो है क्यूआरटी सीएचएम पर कार्य किया। और मैं जितने भी मेरे अंडर पे कार्य किए, मैं सबको बड़ा अच्छा लेकर चला, वेपन्स के लेकर, और आरओपी कैसी लगनी है, स्कॉट कैसे लगना है, एक्सप्लोसिव वैन को कैसे लेके जाना है, कैसे लेके आना है, नक्सलियों का गतिविधि है उस तरह का कैसे हैंडल करना है, क्या सिचुएशन पे क्या करना है, सारे मैंने वहाँ पर कोशिश मेरी पूरी रही। और मेरे कार्यकाल पे सर मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसी प्रकार की बड़ी घटना नहीं हुई जहाँ से मुझे नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ। एक बार ऐसा सिचुएशन आया था सर कि हमारे पोस्ट एक था सीपीटी टावर, वहाँ पर से समथिंग रात पे क्या करते हैं वो नक्सली अपना मूवमेंट करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पहाड़ पे दिखे ना करके वो अपने पैरों के नीचे टॉर्च बांध लेते हैं, ताकि वो ऊपर से टॉर्च हिले ना, नीचे पैर पे ही उनके टॉर्च के माध्यम से वो हमारे एक पोस्ट तक पहुंच रहे थे हथियार वगैरह के संबंधित। वहाँ हमारी काफ़ी हथियार थी। तो वहाँ पर हमने बड़े अच्छे ऑब्जर्वेशन थी हमारी टीम की। और हमने नीचे कैंप से ऊपर जहाँ हमारी पोस्ट थी वहाँ से हमने पैरा दागे। पहले पैरा दागने के बाद फिर हमारा लोकेशन पता चलने लगा कितने लोग हैं क्या है। फिर उसके बाद फिर वहाँ से हमने पहले ब्लैंक फायर किया कि ताकि वो डर जाए और वापस चले जाए। हो सकता था कि वो शिकारी भी हो सकते थे, कि किसी भी व्यक्ति को मतलब बेवजह गोली नहीं लगनी चाहिए। फिर वो आगे बढ़ते ही रहे। जब हमारे पोस्ट से वो समथिंग 100 मीटर 200 मीटर के समथिंग बीच पे आए तो सिचुएशन और बड़ा गंभीर होने गया था।
तो फिर से हमारी पोस्ट के टीमों ने जो है वहाँ पर ब्लैंक फायर किया, और फिर हमने भी लास्ट एक पैरा फायर किया था रात को 12:30 बजे। सीधा पैरा जो है वो उनके मूवमेंट जहाँ थी नक्सलियों के, वहाँ पर उनके ऊपर ही पैरा खुल गई, और वहाँ उनकी पूरी गतिविधि पूरी दिख गई थी हमारी टीम को। फिर वहाँ से वो समझ गए कि हम जो है फोर्स के टारगेट पे आ चुके हैं, ये हमारी पूरी गतिविधि समझ चुके हैं। वहाँ से फिर उन्होंने जो है नक्सली जो है और पीछे हट गई, और इसी तरह का कोई मुठभेड़ नहीं हुआ, और टीम ने बड़ा सफल कार्य किया था इसके लिए। तो कोस्टल साइक्लोथॉन से भी जुड़े रहे, उसका अनुभव कैसा रहा, और उस साइक्लोथॉन को करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था, और आपने कहाँ से शुरू किया, कौन कौन से स्टेट से होते हुए आप गुजरे, और अनुभव कैसे रहा, और आपने इस दौरान क्या कार्य किया, ये हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी इस तरह की एक्टिविटीज में आने वाले समय में इन्वॉल्व हो और अपने देश का नाम रोशन करें। तो ये मैं जानना चाहूँगा। कोस्टल साइक्लोथॉन 2025 का मैं हिस्सा रहा, जो कि हमारे डीजी आर राजविंदर सिंह भट्टी सर ने ये पहल एक लाई थी कि हमारे समुद्र तट को कैसे सुरक्षित रखना है, समुद्र तट से हो रहे अपराधों को कैसे रोकना है। इस पर हमने एक बड़ा इवेंट था, जो हमारे पूरे भारत का समुद्री तट का जो एरिया है वो 6553 किलोमीटर है, जो कि ईस्ट और वेस्ट में होता है, और जिसके लिए हमें बहुत कड़ी ट्रेनिंग्स दी थी। और हमारी 2 टीम थी, ईस्ट और वेस्ट, और मैं वेस्ट टीम का हिस्सा रहा, और पूरा रनिंग था जो साइकिलिंग का जो वो 6553 किलोमीटर था। जैसा कि मैं अपना वेस्ट कोस्ट का जो मेरी टीम के बारे में बता दूं, हमने गुजरात कच्छ पाकिस्तान बॉर्डर से हमने शुरू किया था, और कन्याकुमारी तमिलनाडु 25 दिन में हम इस साइकिलिंग रैली को पार किया था। पहले हमने गुजरात, दमन, दीव, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, फिर तमिलनाडु में लास्ट हमने क्लोजिंग किया था। कोस्टल साइक्लोथॉन का महत्व यह था, मकसद यह था, पहल यह था कि समुद्र तट से हो रहे अपराध को रोकना है, और समुद्र तट के नज़दीक रह रहे निवासी, स्कूल, कॉलेज और अदर डिपार्टमेंट और मछुआरा और फिशरमैन लोगों को जागरूक करना था। एक बहुत बड़ा अभियान था। इस अभियान में यह था कि समुद्र तट से हो रहे अपराध जैसा कि ड्रग्स, बारूद, हथियार, वुमेन्स तस्करी और बच्चों की तस्करी बड़ी होती थी, जो बाहर देश के लोग बोट के माध्यम से आते थे, और हमारे भारत के मछुआरों से उनसे कांटेक्ट करके उन्हें लुभाकर, पैसे का लालच दिखाकर, डरा धमकाकर यह अपराध हुआ करता था। यह अपराध जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, इसी अपराध को रोकने के लिए यहाँ सीएसएफ की टीम ने जो है यह पहल चलाई थी, जो कि हमारी 2 टीम थी, एक कोलकाता से कन्याकुमारी और दूसरा था जो गुजरात कच्छ से कन्याकुमारी। ये दोनों टीमों ने बड़े अच्छे कार्य किए, और इसमें हमने 125 साइकिलिस्ट थे और 6553 किलोमीटर का टारगेट हमने ये 25 दिन में पूरा किया था। और इस जागरूकता अभियान से काफ़ी लोग जागरूक हुए थे इससे, और जैसे कि मछुआरे लोग, नज़दीक रह रहे निवासी लोग, स्कूल, कॉलेज, इस तरह के लोगों ने बड़े जागरूक होकर इस चीज़ में अभियान पे साथ दिया हमारा। और जैसे कि एक बड़ा घटना हुआ था 2008 में, 26/11 आपने नाम सुना ही हुआ होगा था, जिसमें पाकिस्तानी लोग जो है पोरबंदर से बोट लेकर वो समुद्र तट के रास्ते पहुंचा था, और एक बड़े घटना को अंजाम दिया था, जिसमें हमारे ताज होटल और कई जवान हमारे शहीद हो गए थे इस पर। तो ये सब रोकथाम, इस सब पर हम कैसे जागरूक करें लोगों को, कैसे हम अपराध को दिनों दिन हम रोक सकें समुद्र के माध्यम से, इसमें इस पहल पर मैंने इस टीम का हिस्सा रहा। बहुत ही खूबसूरत बात चंद्र कुमार जी आपने कही, और इसी कड़ी में मैं आगे भी पूछना चाहूँगा आपसे कि आप फिजिकल ट्रेनिंग्स भी देते हैं, तो ये किस तरह के लोगों को आप देते हैं, यानी कि जो अपकमिंग जो जवान हैं जिनकी भर्ती हो रही है, क्या आप उनको देते हैं, या मतलब किस तरह का आपका कार्य है फिजिकल ट्रेनिंग को लेके, ये हमारे दर्शकों को आप प्लीज़ बताएं। आपने सवाल पूछा फिजिकल ट्रेनिंग को लेकर। मैं खुद फिजिकल को लेकर एक स्पोर्ट्स पर्सन था, मैं खुद एक, और बड़ी रुचि रही ये सब चीज़ों पे मेरी शुरू से ही। और जो समय और सिचुएशन हम अपने समय में था, वो आपके बच्चों को वो सुविधा मिले, वो सिचुएशन से जो मैं गुजरा हूँ वो आपके बच्चे उस सिचुएशन से ना गुजरे। जैसे कि पहले मैं आपको बता दूँ, पहले हमारे पास जूते का वो नहीं रहता था, क्या जूते पहनना है क्या है, फिर उसके बाद घड़ी, टाइमिंग क्या है, कैसा दौड़ना है, वो नहीं थी हमारे पास, गोला फेंकना और पाइप्स वगैरह थी, इस तरफ असुविधा थी उस समय जब हम 2009 में जब हम फिजिकल की तैयारी किया करते थे। तो जब मैं फोर्स लाइन पे आया तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसके माध्यम से लोग मुझे
मेरी आईडी पर मैसेज करने लगे कि सर मुझे भी बनना है, क्या करना है, कैसा होना। तो वो सिचुएशन थी और एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उनको कैसे क्या करूं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था। और इस चुनौती पे मैं कैसे करूं, क्या करूं, ये था मेरे सामने। तो कोशिश रही मेरी कि मैं उनको कैसे फॉर्म डालना है, क्या ट्रेनिंग्स क्या अच्छे होंगे, कोचिंग क्या करनी है, बुक्स क्या पढ़नी है, मैं सोशल के मीडिया के माध्यम से मैं उनको बताते रहा, चाहे वो कोई भी स्टेट का रहा। फिर ऐसा चलता रहा। फिर कोविड का टाइम आया और कोविड के टाइम फिर मैं जब भी छुट्टी आता हूँ तो मॉर्निंग अपना तो आदत ही है कि सुबह नींद खुल जाती है और मॉर्निंग वॉक या रनिंग अपना शुरू से एक ट्रेनिंग पार्ट है हमारा इस फोर्स लाइन का। तो हम ये करने के लिए मैं ग्राउंड्स जाता था और ग्राउंड्स में जब मैं जाने लगा तो मुझे देखकर कुछ बच्चे मेरे पास आने लगे। और उस समय 2020 में जब कोविड के बाद एक भर्ती थी, पुलिस भर्ती, उसके फ़िज़िकल की ट्रेनिंग चालू होने वाली थी। फ़िज़िकल होने वाला था तो ट्रेनिंग बच्चे अपने अपने से करते थे, क्या है कैसा है। तो उस समय मुझे ट्रांसजेंडर के रूप में मुझे 3 ट्रेनिंग्स पहले मिले थे, नेहा, कांता और डॉली के रूप में, जो कि उन पहला बेस था इस भर्ती का कि ट्रांसजेंडरों को जो है इस विभाग में लिया गया था। तो वो ट्रांसजेंडर आती थी, लोग उनके हंसी मजाक उड़ाया करते थे कि ग्राउंड्स के उसके अभद्र व्यवहार करना, उनसे अपशब्द बात करना, उनसे ताली बजवा कर उसे पैसा देना, इस तरह का काम हुआ करता था। तो मुझे असहनीय लगा ये चीज़। तो मैंने वहाँ के युवाओं को मैंने बोला कि ये वाकई में अगर तुम्हारी बहन होती और मैं यहीं पर मैं ही अगर बोलता कि आप ताली बजाओ और मैं पैसा दूँ तो आप पर क्या गुजरता। तो ये शब्द उनके दिमाग में नहीं, दिल पर पहुँची और उनको फिर एक टीम वर्क में अपने साथ लिया युवाओं बच्चों ने। फिर उन्होंने कहा कि सर क्यों ना ट्रेनिंग हमारी एक गाइडलाइंस दो, एक मार्गदर्शन दो। तो इस मार्गदर्शन पे मैं आगे बढ़ता रहा और ऐसे ही मेरे ग्राउंड पे मुझे मेरा मुलाकात जो है कांता प्रसाद यादव, एक पुलिस जो राजनांदगांव पुलिस 112 में कार्यरत है, उनसे मुलाकात हुई। और दोनों का जो मकसद था युवाओं को आगे बढ़ाना, एक मार्गदर्शन देना, उनका और हमारा सेम सोच था और हम मिलकर जो है उस समय से जो कार्य करना शुरू किए। और बता दूं मैं आपको कि राजनांदगांव ग्रामीण अंचल क्षेत्र और नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मेरे पास युवा आने लगे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे युवाओं बढ़ते रहे, 2 से 3, 4, 5, 6, 100 संख्या हो गई। फिर 1 ग्राउंड से 2 ग्राउंड हो गए। राजनांदगांव रक्षित आरक्षित केंद्र पुलिस लाइन पे ये कार्य चलता है और दूसरा जो है ग्राम सुंदरा, वहाँ पर एक ग्राउंड है, वहाँ भी कार्य चलते थे। तो फिर हमारे पास जो है अलग अलग बांटने पड़े मुझे कि 100 बच्चे यहाँ, 100 बच्चे वहाँ, काफ़ी तादाद पे बच्चे पहुँच गए थे हमारे पास। तो ट्रेनिंग हमारे पास चलती रही और उस समय उस बैच में हमारे पास 25 बच्चे लगे थे और ये कड़ी चलती रही। फिर एसएससी जीडी, होमगार्ड, फॉरेस्ट, आरपीएफ, तमाम जितनी फोर्स लाइंस की भर्ती है वो उस पर हम जो है ट्रेनिंग कराने लगे। और हमारी कोशिश थी कि ट्रेनिंग के साथ निःशुल्क कोचिंग भी कराए हम यहाँ पर। तो इससे अब तक बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला है। मैं कांता भाई, इसमें मेरा सहयोग कम रहा, मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को जागरूक करता हूँ और इसमें मेरे बड़े भाई कांता सर का बड़ा सहयोग रहा क्योंकि एक वो एथलेटिशियन है और एक जो है एथलेटिक के गुरु है माने हुए, कई मेडल्स है, छत्तीसगढ़ टीम के लिए खेले हुए हैं, कई नेशनल्स है उनके, कई मेडल्स है और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी उन्होंने खेले और स्पोर्ट्स कोटा से ही राजनांदगांव में भर्ती होकर आए थे। तो बड़े ही अनुभवी थे। तो मैं उनका बड़ा साथ दिया और वो मेरा साथ दिए इस पहल पे। और हमने बच्चों को फ्री फिजिकल ट्रेनिंग के साथ फ्री पढ़ाई जो है हमारे हितार्थ कोचिंग बड़े भाई हमारे जसवनी साहू सर जो कराते हैं और साहू समाज के द्वारा एक पहल चल रही है कि युवाओं को निःशुल्क कोचिंग करना, अधिकारी कर्मचारी के द्वारा उनके सहयोग से एक कोचिंग वहाँ भी चल रही है। अब तक हमारे पास से जो है 65 बंदे जो है युवा जवान राज्य और देश सेवा में कार्यरत है, जो है सीएफ और सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, एसएससी जीडी के माध्यम से, सीजी पुलिस, एसआई पे हमारे बंदे कार्यरत है और दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, अग्निवीर आर्मी में कार्यरत है और फॉरेस्ट विभाग में रिसेंटली हमारे 2 बच्चे अभी लगे हैं। तो इस तरह से कार्य करते करते 2020 से आज 2025 से 6-7 साल पे हमारे पास जो है 65 बच्चे इस देश सेवा में कार्यरत हैं। चंद्र कुमार जी, बहुत ही खूबसूरत बात की और आपने जो अभी मेंशन किया लास्ट जो अपने वक्तव्य दिया जिसमें आपने ट्रांसजेंडर्स को लेके काम किया, मतलब आप तो इन सब चीज़ों के साथ साथ आप सोशल वर्क भी आपने कर लिया और बहुत सुन के भी अच्छा लगा।
आपकी इस बात से हमारे ऑडियंस को और लोगों तक वो बात प्रचार प्रसार जरूर होगा कि हर किस्म के जेंडर्स को रिस्पेक्ट हमारे समाज में मिलना चाहिए। तो मैं आपसे और एक बात पूछना चाहूँगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके फैमिली पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा, पारिवारिक कि आपके पारिवारिक परिवार में कौन कौन है और किस तरह से आपको सहयोग मिलता रहा आपके काम के लिए। बिल्कुल ये बात निसंदेह है कि आपको सहयोग मिलता रहा होगा परिवार से, तभी आप इस मुकाम पे हैं आज और आप एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपने एक आइडियल सेट किया, तो ये जानना चाहूँगा पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनका सहयोग आपके लिए कैसा रहा, ये मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा। जैसे कि आपने पूछा मेरे परिवार के बारे में, मेरे दादा दादी जो कि स्वर्गवास हो चुके हैं, मेरे दादा स्वर्गीय श्री छन्नूलाल साहू और स्वर्गीय मेरी दादी रमशीला साहू। मेरे घर पे मेरे पिताजी श्री जीवनलाल साहू, मेरी माताजी श्रीमती प्रमीला साहू और हम जो है 3 भाई बहन हैं यहाँ। जबकि मैं बड़ा हूँ घर का और मेरा मंजली मेरी बहन रितेश्वरी साहू और मेरा छोटा भाई मनीष साहू। हम 3 वाइफ सुमन साहू और मेरा एक बेटा है चहल साहू और एक भांजी है मेरी बड़ी सुंदर सी आयसू। तो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है सर, ये मेरा। और जैसा आपने बोला कि फैमिली बैकग्राउंड के बाद में परिवार का बड़ा सपोर्ट रहा, चाहे वो मेरे स्पोर्ट्स में रहा हो, चाहे मेरे घर में मेरे माता पिता मेरे दादा दादी में मुझे जो संस्कार बिहेवियर सिखाया उन्होंने, और वो मैं हमेशा स्कूल टाइम से पालन करते आया हूँ। फोर्स लाइन पे भी मैंने पालन करते हैं और अब तक मैं कोशिश है उनके आशीर्वाद से जो उन्होंने मार्गदर्शन दिए है, जो संस्कार दिए हैं, वो हमेशा बने रहे और मैं आगे भी ये मेरा बरकरार रहे और मैं आगे बढ़ते रहूँ और हमेशा मेरे परिवार का आशीर्वाद और साथ बना रहे। निसंदेह आपके साथ आपका परिवार का साथ है, सपोर्ट है और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप इस काम को और आगे बढ़ाएं और दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, फिर से आप आइडियल सेट करें। मैं चाहता हूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे जो युवाएं हैं जो आना चाहते हैं जिस फील्ड में आप हैं, वो किस तरह से आएँ और उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप कि अपने आप को वो सहेजें और जिस तरह से आप कहीं ना कहीं, और मैं क्या कहूँ कि हर हिसाब से आप देश सेवा भी कर रहे हैं। तो हमारे अपकमिंग जो युवा हैं, जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है, जो आपके बाद जो हैं, जो आपके बाद के लाइन में खड़े हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें बिल्कुल एक संदेश पहुंचाएं। जैसे कि मैं युवाओं को मैं शुरू से प्रेरित करता आया हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे कांता भाई हो, वो दोनों ने हमेशा प्रेरित करते आए हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से युवा हमारे पास आते हैं, जैसे कि आर्जियन फिजिकल एकेडमी 08 के नाम से हमारा एक चैनल है इंस्टा में, और जिसमें सारी वीडियो गतिविधियाँ बच्चों की डलती है और वो बच्चे उस माध्यम से हमें कॉल करते हैं और हमारे तक आते हैं। यहाँ कोशिश हमारी रहती है कि उनको रूम रेंट खर्चे जो है कम में कराएं, क्योंकि गरीब घर के बच्चे, सब नॉर्मल परिवार किसान वर्ग के बच्चे हैं। तो ये सब हमारी पहल रही है मेरे और कांता भाई का। और कभी भी आपको अगर यहाँ राजनांदगांव में निःशुल्क पढ़ाई और निःशुल्क कोचिंग और निःशुल्क पढ़ाई, निःशुल्क कोचिंग और निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करना हो तो बिल्कुल आप हमारे पास ज़रूर राजनांदगांव में आइए। पुलिस लाइन रक्षित आरक्षित केंद्र कुरुक्षेत्र पे, और नहीं तो सुंदरा ग्राउंड पे, वहाँ पर जो है तैयारी कराई जाती है। और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, देश सेवा एक बहुत बड़ा सेवा है। एक युवाओं का जोश बड़ा देखा मैंने इस पर। कई हाइट्स में कट जाते हैं बच्चे, वो काफ़ी फील करते हैं, रोते हैं। कई फ़ोन आता है मेरे पास कई कि सर अब क्या करूं, क्या है, मेरा रास्ते बंद हो गए। और हर रास्ते खुले, स्टेप बाई स्टेप सारे फोर्स पे आप जा सकते हो। आर्मी हो गया आपके पास, अग्निवीर हो गया, एसएससी जीडी हो गई, राज्य पुलिस है हमारे पास, तमाम ऐसे चीज़ हमारे पास है जो स्टेप बाय स्टेप जो है भर्तियाँ निकलती है। हम कैसे तैयार करना है, कैसे फिजिकल देना है, कैसी पढ़ाई करनी है, सारा यहाँ पर सेटलमेंट है। यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर आइए, राजनांदगांव पे सारा निःशुल्क है। अब तक कई बच्चे जो इस मार्गदर्शन पे रहे कार्य कर रहे हैं राज्य और देश सेवा पर, और बड़ा अच्छा लगता है। आप सब यहाँ पर आते हो और अच्छे कार्य करते हो, दिल से धन्यवाद। जय हिंद। चंद्र कुमार जी, मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपने इतने सारे काम किए हैं, तो उसमें आपकी और इतनी सारी अचीवमेंट्स आपने ली हैं, तो आपको कौन कौन सी उपाधियाँ, मेडल्स और अवार्ड्स मिले हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि अवार्ड्स का महत्व हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अवार्ड से हम एक उत्साहित होते हैं और आगे काम करने की दिशा में हम प्रेरित होते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कौन कौन से सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। जैसे कि मेरी शुरू से ग्राउंड फील्ड आउटडोर पे बड़ा इंटरेस्ट था। ऑपरेशन टीम पे मैं शुरू से रहा।
और नॉर्मल तो मैं ड्यूटी किया नहीं अभी तक। मैं टोटल टेक्निकल और विंग में ही काम किया। तो चाहे वो बम स्क्वाड हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट में डॉग हैंडलर के तौर पे हो, चाहे दंतेवाड़ा किरंदुल में पोस्टेड रहा, चाहे वो क्यूआरटी टीम हो, तो मैं हमेशा आउटडोर पे ही काम किया, टेक्निकल टीम पे काम किया, जिसपे मैंने तमाम टेक्निकल्स कोर्स कर रखे हैं 15-16। और मेरा शुरू से इंटरेस्टेड रहा बहुत अच्छे कोर्स करूं। और आपने जैसा कहा मेडल्स जो है कि मुझे जब मैं डेपुटेशन एनडीआरएफ में था तो मुझे आंतरिक सेवा सुरक्षा पदक से एक बार सम्मानित हुआ हूं मैं उस बार। दूसरा जो है कोस्टल साइक्लोथॉन, मैंने जब एक बहुत बड़ा टारगेट जब हमारी टीम ने पूरी की थी तो एक बार मुझे जो है और डीजी डिश से सम्मानित किया है। और ऐसे कैश रिवार्ड्स तो कई है हमारे पास अच्छे कार्य के लिए। तो ये मेरी अब तक की बड़ी उपलब्धि थी। तो चंद्र कुमार जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और आपके इस पॉडकास्ट से हमारी जो युवा हैं वो जरूर प्रभावित होंगे और अपनी दिशा को एक निर्देश देते हुए एक मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। आपको द पॉडकास्टर टीम की तरफ से और सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारा आमंत्रण आपने स्वीकार किया। आपको ढेरों शुभकामनाएं द पॉडकास्टर की ओर से। नमस्कार। अ, धन्यवाद डॉक्टर चंदन सर। और पॉडकास्टर टीम का जो मैं दिल से धन्यवाद पूरी टीम का करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने मेरा इंटरव्यू लेने आया, मैं तो सोचा नहीं था, क्योंकि मैं इस चैनल पे मैं कई बार देखा कि इस राजनांदगांव के प्रतिभा व्यक्ति जो है उनको आपने हमेशा फोकस किया है। और जिन्होंने जितना अब तक आपने फोकस किया उनके मैं उतने उन बराबर तो नहीं हूँ, लेकिन इस लायक आपने समझा। और आप अपने टीम के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से मेरे इस वीडियोस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है मेरे वीडियो के माध्यम से लोग प्रेरित हो, जागरूक हो। तो दिल से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये थे हमारे उत्साही जवान चंद्र कुमार साहू। आप सभी इनके इंटरव्यू से प्रेरित होंगे और अपने करियर को एक नई दिशा देंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलूंगा एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।